नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे आगे का पोर्शन। इसमें सबसे पहले है वीआरआर, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, परिवर्तनीय कोष अनुपात। आरबीआई के नियमानुसार प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपनी कुछ राशि रिजर्व के रूप में रखनी होती है। यद्यपि यह परिवर्तित होती रहती है। यह रिजर्व दो प्रकार का होता है। इसमें पहला है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 42(1) के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा आरबीआई के पास नगद स्वरूप में रिजर्व रखना होता है। इसे सीआरआर कहते हैं। आरबीआई द्वारा सीआरआर की राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता। सीआरआर का प्रयोग न केवल तरलता नियंत्रण में होता है, बल्कि यह बैंकों का नियमन करने में भी सहायक है। सीआरआर बढ़ने से तरलता कम हो जाती है। सीआरआर बढ़ने से तरलता कम हो जाती है। एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित व्यापारिक बैंक को अपने एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा स्वयं के पास रिजर्व रखना होता है। यह कैश, गोल्ड अथवा सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है। इसके द्वारा न केवल मुद्रा की तरलता को नियंत्रित किया जाता है, बल्कि सरकारी प्रतिभूतियों की मांग एवं आपूर्ति को भी प्रभावित किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से एसएलआर के माध्यम से सरकार वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती है। एसएलआर बढ़ने से तरलता में कमी आती है। एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। बैंक दो कार्य करता है: जमा स्वीकार करना और ऋण देना। यहाँ पर जमा को दिखाया है। पहली जमा है मांग जमा और दूसरी है सावधि जमा। मांग जमा मांग देयता सर्जित करती है, इसे बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी। और सावधि देयता यानी कि टाइम लायबिलिटी, इसका टोटल होता है जीडीटीएल यानी कि ग्रोस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जीडीटीएल बराबर होता है आईबीएल यानी कि इंटर बैंक लायबिलिटी और प्लस एनडीटीएल। तो एनडीटीएल निकालना हो तो जीडीटीएल में से आईबीएल माइनस कर देते हैं। नोट: एनडीटीएल प्रत्येक बैंक का अलग अलग होता है और हर दिन का भी अलग अलग होता है। आईबीएल बराबर इंटर बैंक लायबिलिटी। नोट: साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है, जबकि साख नियंत्रण के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। इसीलिए मौद्रिक नीति को साख नियंत्रण की नीति भी कहते हैं। अगला है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसके अंतर्गत आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। यदि आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है तो इससे बाजार में मुद्रा की तरलता कम हो जाती है। सॉरी, यदि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है तो इससे बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ जाती है। इस प्रकार ओएमओ भी मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करने का तरीका है। जीसैक अगर विक्रय करेगा तो बैंकों के पास तरलता कम हो जाएगी, और आरबीआई यदि जीसैक को क्रय करेगा तो बैंकों के पास तरलता बढ़ जाएगी। बैंक रेट वह ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण देता है, बैंक रेट कराती है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 49 के तहत बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई प्रमाणिक प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए इसे पुनर्कटौती ब्याज दर भी कहते हैं। बैंक रेट बढ़ेगी तो तरलता कम हो जाएगी और बैंकों की साख सर्जन क्षमता में भी कमी आएगी। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, वह ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को आपातकालीन स्थिति में ओवरनाइट अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है, एमएसएफ रेट कहलाती है। इसका उद्देश्य बैंकों के अप्रत्याशित तरलता संकट को सुरक्षा कवच प्रदान करना है। इसके अंतर्गत बैंकों को एनडीटीएल का 2% ऋण के रूप में मिल सकता है।
एमएसएफ रेट बढ़ेगी तो तरलता में कमी आएगी। अगला है चयनात्मक उपकरण। इसके अंतर्गत मुद्रा की तरलता के साथ साथ मुद्रा के उपयोग को भी नियंत्रित किया जाता है। अर्थात इस प्रक्रिया में आरबीआई किसी क्षेत्र विशेष में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसके निम्न उपकरण है। पहला है मार्जिन लिमिट कंट्रोल। आरबीआई द्वारा किसी ऋण विशेष पर मार्जिन की न्यूनतम सीमा का निर्धारण किया जाता है। मार्जिन में परिवर्तन से ऋण के आकार में भी परिवर्तन होने लगता है। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र विशेष में मुद्रा की तरलता प्रभावित होती है, यद्यपि इसका अन्य क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला है साख राशनिंग। आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों के ऋण योग्य राशि पर ऊपरी सीमा लगा दी जाती है, जिसका उद्देश्य मुद्रा के प्रवाह को अनावश्यक क्षेत्रों के बजाय वांछित क्षेत्रों में उपलब्ध कराना है। अर्थात यह मुद्रा के उत्पादन संबंधित कार्यों को प्रभावित करता है। अगला है नैतिक दबाव। आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों से नैतिक आधार पर अपील की जाती है कि वे अपनी ब्याज दरों में परिवर्तन मौद्रिक नीति के अनुसार करें, जिससे मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को पूरा करना सरल हो। मौद्रिक नीति समिति। आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके धारा 45 ZB के अंतर्गत 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति का प्रावधान किया गया, जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। यह समिति मुद्रास्फीति दर एवं आर्थिक संवृद्धि दर संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दरों का निर्धारण करती है। एमपीसी के उद्देश्य। पहला, मौद्रिक नीति की समीक्षा में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा देना। दूसरा, मुद्रास्फीति दर को निर्धारित लक्ष्य यानी कि 4+-2% के अनुरूप बनाए रखना। तीसरा, मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। एमपीसी की कार्यप्रणाली। इस समिति में कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें 3 आरबीआई तथा 3 सदस्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरबीआई के प्रतिनिधि के रूप में एक गवर्नर, एक उप गवर्नर तथा एक केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी एमपीसी में हिस्सा लेता है, जबकि सरकार द्वारा नामित तीनों सदस्य अर्थशास्त्री होते हैं। समिति की अध्यक्षता गवर्नर द्वारा की जाती है तथा समिति अपना निर्णय बहुमत के आधार पर लेती है। समिति की एक वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें होना अनिवार्य है तथा बैठक के लिए कोरम 4 सदस्यों का होगा, यानी गणपूर्ति। समिति के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है तथा वोटों के समान रहने की स्थिति पर गवर्नर के पास निर्णायक मत का अधिकार होता है। समिति के द्वारा दिए गए निर्णय को उनके तर्क सहित 14 दिनों में सार्वजनिक कर दिया जाता है। समिति प्रत्येक 6 महीने में एक बार मौद्रिक नीति रिपोर्ट नामक दस्तावेज प्रस्तुत करती है, जिसमें भविष्य की मुद्रास्फीति दर का भी अनुमान लगाया जाता है। आगे है बेस रेट। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को ऋण देने के लिए प्रयोग की जाने वाली न्यूनतम ब्याज दर बेस रेट कहलाती है। अर्थात बेस रेट से कम ब्याज दर पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकता। बेस रेट का निर्धारण स्वयं बैंक करता है, इसलिए प्रत्येक बैंक की बेस रेट अलग अलग होती है। पीएलआर, प्राइम लेंडिंग रेट, प्रधान उधारी दर। बेस रेट से पहले बैंकों द्वारा अपने विश्वास पात्र ग्राहकों को ऋण देने के लिए जिस ब्याज दर का प्रयोग किया जाता था उसे पीएलआर कहते थे। मौद्रिक संचरण की समस्या। बैंकिंग व्यवस्था में मौद्रिक संचरण उचित न होने के कारण ग्राहकों को मौद्रिक नीति का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि बैंक विस्तारित या सस्ती मौद्रिक नीति के अनुसार अपनी ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं करते। परिणाम स्वरूप ग्राहक इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या के उपाय के लिए आरबीआई ने बेस रेट के निर्धारण का नया फॉर्मूला प्रस्तुत किया, जिसे एमसीएलआर कहते हैं। एमसीएलआर, मार्जिनल
कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, फंड की सीमांत लागत के आधार पर उधारी दर। इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों को अपने उधारी दर के निर्धारण में फंड की सीमांत लागत को भी आधार बनाना होगा। बैंकों द्वारा MCLR का निर्धारण मासिक आधार पर किया जाएगा तथा इसके लिए निम्नलिखित को आधार बनाया जाएगा। पहला, फंड की सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, परिचालन लागत यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट। तीसरा, CRR के कारण नकारात्मक लाभ। MCLR का उद्देश्य मौद्रिक संचरण की समस्या को हल करना था, जिससे नागरिकों को मौद्रिक नीति का लाभ पारदर्शी तरीके से मिल सके। नोट: सीमांत लागत उत्पादन प्रक्रिया में इकाई मात्रा अतिरिक्त उत्पादन करने की लागत को सीमांत लागत कहते हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, MCLR के उचित क्रियान्वयन न हो पाने के कारण मौद्रिक संचरण में पर्याप्त सुधार नहीं हो पाया। इस संदर्भ में डॉक्टर जनकराज की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति ने बैंकों की उधारी दर को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने की सिफारिश की। समिति के अनुसार बेस रेट को निम्नलिखित में से किसी एक से जोड़ देना चाहिए। पहला रेपो रेट, दूसरा ट्रेजरी बिल का 3 महीने का प्रतिफल, तीसरा ट्रेजरी बिल का 6 महीने का प्रतिफल, या फिर चौथा FBIL द्वारा निर्धारित किया गया कोई मानक। समिति की सिफारिश के बाद अधिकांश बैंकों ने अपनी उधारी दर को रेपो रेट से लिंक किया। रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट, RBI ने अक्टूबर 2019 से सभी बैंकों को फ्लोटिंग रेट वाले व्यक्तिगत ऋण, खुदरा ऋण तथा MSME क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना अनिवार्य कर दिया। अतः अधिकांश बैंकों ने अपनी बेस रेट को रेपो रेट से लिंक कर लिया, जिसे तिमाही आधार पर बदला जाएगा। इसका उद्देश्य मौद्रिक संचरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।